हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स। पिछले लेक्चर में हमने आरडीएनए के बारे में, उससे इन्वॉल्व स्टेप्स के बारे में और आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है उन सब के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा था कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो एंजाइम जो डीएनए को काटने के लिए हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है और इसका यूज़ क्या होता है, इनके मैकेनिज्म कौन से होते हैं, कितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो what are restriction enzymes? Restriction enzymes are the molecular scissors that cut double-stranded डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट्स। मीन्स ये ऐसे सीजर्स हैं या ऐसे मॉलिक्यूलर सीजर्स, इनको मॉलिक्यूलर सीजर नाम क्यों दिया है? बिकॉज ये डीएनए मॉलिक्यूल या कोई मॉलिक्यूल्स को काटने की क्षमता रखते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर एक पेपर लेते हैं और एक सीजर लेते हैं, हमें उस पेपर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाना ज़रूरी होता है। तो ये एज अ सीजर की तरह काम करते हैं, मतलब डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटने के लिए हेल्प करेंगे। और इसकी बात करें तो ये हमें मिलते कहाँ हैं? दे फाउंड नेचुरली इन द वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोकैरियोट्स। मीन्स ये हमें प्रोकैरियोट से मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और जो भी मोनेरा के अंदर आते हैं उन सब के अंदर हमें ये मिलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनके अंदर बहुत बड़ा रोल क्रिएट करते हैं। अगर हमें पता ही है कि ये सीजर की तरह काम कर रहे हैं, और दूसरी बात हमें क्या पता चली है कि ये हमें प्रोकैरियोट से मिलते हैं। थर्ड चीज़ आ रही है एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर मैनिपुलेटिंग डीएनए। मीन्स अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम एक सर्कुलर डीएनए का एग्जांपल लेते हैं, तो सर्कुलर डीएनए को लीनियर डीएनए में कन्वर्ट करना मतलब उसे मैनिपुलेट कर देना। जैसे कि हम एक रबर बैंड ले रहे हैं, रबर बैंड को हमने एक सीजर से बीच से कट कर दिया तो वो सर्कुलर फॉर्म से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेटिंग ऑफ डीएनए। मतलब हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके पास भी मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट आ रहा है कि इनके बायोलॉजिकल रोल क्या है। तो बायोलॉजिकल रोल मीन्स most bacteria use restriction enzyme as a defense mechanism against bacteriophage। मीन्स ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को मार सकता है, मतलब उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो बैक्टीरिया को मार सकता है। तो बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं ताकि जो भी वो डीएनए मटेरियल उसके अंदर डाले, तब ये उसका डीएनए मटेरियल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट कर दे, क्योंकि मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं और ये इजीली उसके डीएनए को कट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ द फेज बाय क्लीविंग इट्स डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। मीन्स ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे ये प्रिवेंट करेंगे ताकि जो भी वायरस का डीएनए उसके अंदर वो सेल के अंदर आ रहा है वो रेप्लिकेट ना हो पाए और वो अपना प्रोटीन सिक्रीट ना कर पाए। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जीन जो उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे वो एक प्रोटीन कोड करते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उस बैक्टीरिया को रोकेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उस वायरस को रोकेंगे ताकि वो अपना डीएनए रेप्लिकेट ना कर पाए। The host DNA is protected by methylase, which add methyl groups to adenine or cytosine bases within the recognition site, thereby modified the site and protecting the DNA। Means protection कैसे करेंगे वो अपने DNA की? वो क्या करेंगे? मिथाइलेज एंजाइम का यूज करेंगे। मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है? जो DNA के A और T बेस हैं, मतलब हमने पढ़ा है कि ATGC दो 4 नाइट्रोजन बेस पेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं एडेनिन और साइटोसिन बेस के ऊपर, जो क्या करता है उस रिकॉग्निशन साइट को मॉडिफाई कर देता है और उस होस्ट बैक्टीरिया के डीएनए को बचा लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। तो ये था बायोलॉजिकल रूल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने देखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। उसके बाद वो क्या करता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ फेज
को प्रिवेंट करवाता है कि वो उसके अंदर मल्टीप्लाई ना हो पाए, और मिथाइलेज एंजाइम का यूज करता है टू ऐड मिथाइल ग्रुप टू एडेनिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट हमारा है कि देख सकते हैं आप कि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक एज अ मॉलिक्यूलर सीजर काम करता है। ये हमारी एक सीजर की तरह है जो एक पर्टिकुलर डीएनए रिकॉग्निशन साइट पर जाकर उस मॉलिक्यूल को कट कर देगा, उसे मैन्युपुलेट कर देगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मींस हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरह से एक्शन करता है। जैसे सबसे पहले मैंने अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक होस्ट के अंदर डाला है, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो काम करेगा कि वो सबसे पहले उस डीएनए की लेंथ को स्कैन करेगा। वो देखेगा कि उसकी रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सी है। जब उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगी तो वो जाकर बाइंड कर देगा उस डीएनए की सीक्वेंस के साथ। और वो क्या करेगा, जो भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है हमारे डबल हेलिक्स की, हमें पता है कि डीएनए शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बनके मिलता है, तो ये जो हमारे डबल हेलिक्स की बैकबोन है वहां जाकर वो कटिंग करना स्टार्ट करेगा बाय हाइड्रोलाइजिंग। हाइड्रोलाइज करेगा, कट कैसे करेगा, ये सबसे पहले वहां जाएगा और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने हुए हैं हमारे शुगर और फॉस्फेट के साथ, उन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करने का काम करेगा। जैसे ही हाइड्रोलाइज हो जाएंगे वो ब्रोक हो जाएगा, मतलब हमारा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है वो ब्रोक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डीएनए मॉलिक्यूल भी ब्रोक हो जाएगा। मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो साइट ढूंढेगा, वो साइट ढूंढने के बाद वहां जाके बाइंड होगा और जो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज करके उसको ब्रोक कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये सीक्वेंस। हम बोल रहे हैं कि सीक्वेंस होना चाहिए, कोई रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, तो रिकॉग्निशन साइट होती क्या है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहलाती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं GAATTC, मीन्स एक ऐसी सीक्वेंस जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाने पर एक जैसी दिखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें GAATTC दिख रहा है, वही अगर हम इसके रेसिप्रोकल आ जाए तो GAATTC मीन्स आप राइट टू लेफ्ट जाएं या लेफ्ट टू राइट, हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखेगी। जब भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को वो सीक्वेंस दिख जाती है, मीन्स ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख जाती है, तो वो इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और इस सीक्वेंस से जाकर बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा द एंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। अब जाकर हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जाकर उससे बाइंड हो चुका है। अब बाइंड होने के बाद उसको कटिंग करना स्टार्ट करेगा, तो वो दो टाइप की कटिंग कर सकता है। पहली कटिंग कर सकता है वो ब्लेंड एंड की कटिंग, और दूसरी वो कर सकता है स्टिकी एंड्स। आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले चीज जैसे हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये ई कोलाई का डीएनए है, डीएनए को बीच से काटा गया है, मींस ई कोलाई के डीएनए को बीच से काटा गया है। तो बीच से काटने वाली साइट जो हुई उसको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स, वेयर एज जहां पर हमने देखा है थोड़ा स्लाइटली कटा हुआ है ये, इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। देख सकते हैं आप लोग, ये स्टिकी एंड्स है और ये ब्लंट एंड्स है। इनके आप सीक्वेंसेस भी देख सकते हैं, फॉर द एग्जांपल CCCGGG और GGGCC, इनको हमने सेंटर से काटा है तो ये दो इक्वल पोर्शन में कट हो गए हैं। वेयर एज स्टिकी एंड्स में हम क्या करते हैं, इसको स्लाइटली कट करते हैं ताकि ये ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। जब भी हम किसी दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट को इन स्टिकी एंड या ब्लंट एंड के पास लाएंगे तो वो एज अ ब्लंट एंड के जुड़ जाएगा और स्टिकी एंड के जुड़ जाएगा। इट्स क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं ब्लंट एंड्स क्या होते हैं। सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ब्लंट एंड इन अपोजिट साइड्स। एक बहुत बेसिक आइडिया ब्लंट एंड का समझा दूं मैं आपको कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फॉर द एग्जांपल आपके एक डायग्राम में दिख रहा है, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही कन्वर्ट करेगा। मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बीच से काटा और वहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही उसको मिलेगा। दे क्लीव द ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, मतलब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसको ब्लंट एंड में काटेगा। ब्लंट एंड कौन से एंड्स होते हैं, जो दोनों के बीच से कटते हैं।
तो ब्लंट एंड जो होंगे वो जॉइन टू अनदर फ्रेगमेंट विद ब्लंट एंड्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्लंट एंड्स हैं वो किसी और डीएनए फ्रेगमेंट के ब्लंट एंड से ही जुड़ेंगे, whereas वो स्टिकी एंड से नहीं जुड़ सकते। whereas the enzyme used for certain types of DNA cloning एक्सपेरिमेंट्स वे जो भी एंजाइम्स यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। स्टिकी एंड्स भी वैसे ही है, हमने जैसे बोला था कि उसको काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो स्टिकी एंड्स कैसे कटेंगे? स्टिकी एंड्स कटेंगे सिंगल स्ट्रैंडेडली, जैसे कि हमने बात की थी ब्लंट एंड की। तो ब्लंट एंड कैसे कट रहा था? जहाँ पे वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर रहा था। फिर एज स्टिकी एंड्स कैसे कटेंगे? एक सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कट जाएंगे, मीन्स दो डबल स्ट्रैंडेड में से हमें एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मिल जाएगा। और ये स्टिकी एंड्स भी किससे जाके मिलेंगे? दूसरे डीएनए के स्टिकी एंड से। अब हम देखते हैं द नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस होगा तो उसके कुछ क्राइटेरिया रहेंगे जिससे उसको नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ इको आर आई। मैं इको आर आई समझा रही हूँ। इको आर आई मीन्स सबसे पहले हमने उसको नाम कैसे दिया? इको आर आई या इको आर वन भी हम इसे कह सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि जीनस इसका कौन है, इसकी स्पीशीज क्या है, इसका स्ट्रेन क्या है और उसको आइसोलेटेड कितने ऑर्डर में किया गया है। इको आर आई वन कहते हैं तो हमें इसकी जीनस पता है, हमें इसकी स्पीशीज पता है, हमें स्ट्रेन पता है। स्ट्रेन इज लाइक कि इसकी स्ट्रेन क्या है, एक आर स्ट्रेन होगी, एस स्ट्रेन, डी, एच, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन्स हैं जिसके अंदर हमें ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखा है और प्रोड्यूस करा है हमने। इसकी रिकॉग्निशन साइट भी आप दे सकते हैं, GAATTC इसकी रिकॉग्निशन साइट है। तो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? सबसे पहले उसका जीनस देखेंगे, उसकी स्पीशीज देखेंगे, उसका स्ट्रेन कौन सा है और वो कितने आइसोलेशन ऑर्डर के अंदर निकला है, मीन्स उसको कितने बार ट्राई करने पर हमें वो चीज़ मिली है। आप हिंद थर्ड भी देख सकते हैं और बाम H1 भी देख सकते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स है जिससे आपको नोमेनक्लेचर समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम की। तो रेस्ट्रिक्शन endonuclease are categorized into 3 general groups. So number 1 is type 1, type 2 and type 3. So we come across the categories. हमने इसको इस कैटेगरी के अंदर क्यों डाला और कैसे डाला? सबसे पहली चीज़ जो एंडोन्यूक्लियस है हमें उसकी कंपोजिशन देखनी है। टाइप 1 की कंपोजिशन अलग, टाइप 2 की और टाइप 3 की, तीनों की अलग अलग होगी। एंजाइम को फैक्टर रिक्वायरमेंट्स, तीनों के एंजाइम को फैक्टर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, मीन्स इनको एक को फैक्टर की जरूरत होगी तो वो जो को फैक्टर है वो तीनों में अलग अलग है। द नेचर ऑफ देयर टारगेट सीक्वेंस मीन्स मैंने क्या बोला था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके कट करेंगे। तो टाइप 1 की रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस अलग होगी, टाइप 2 की और टाइप 3 की भी अलग होगी। अब द पोजिशन ऑफ देयर डीएनए क्लीवेज साइट रिलेटेड टू द टारगेट सीक्वेंस मीन्स टारगेट सीक्वेंस से रिलेटेड ही डीएनए को क्लीव किया जाता है, मीन्स वो पोजीशन डिसाइड किसके द्वारा की जाती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय इटसेल्फ। ओके देन टाइप 1 की बात कर लेते हैं। तो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 के पास एक दो तरह की, मतलब क्या कह सकते हैं उसको हम, दो तरह की चीजें होंगी। सबसे पहला वो होगा कि कैपेबल ऑफ बोथ रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन कैपेसिटीज, मतलब ये हमें रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, उस साइट को तोड़ भी सकता है और उस साइट को मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था तब उसमें बोला था कि मिथाइलेज का यूज किया जाता है टू ऐड मिथाइल ग्रुप्स टू एडेनिन एंड साइटोसिन। द कोफैक्टर एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन, S-adenosine methionine, ATP and Mg plus are required for their full activity. Means जो मैंने कहा था कि कोफैक्टर भी इनमें अलग अलग होंगे, तो ATP, S-adenosine methionine and Mg plus रिक्वायर्ड होती है इसकी एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही नहीं डालना होगा, हमें साथ में उसके कोफैक्टर भी डालने होंगे। Whereas इसमें सब यूनिट्स भी प्रेजेंट होगी, सब यूनिट्स लाइक 2R, 2M and 1S सब यूनिट्स। आपको सब यूनिट्स याद करनी पड़ेगी
क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए ये सब यूनिट्स काम आएगी। क्लीव डीएनए एट रैंडम लेंथ्स फॉर रिस्ट्रिक्शन साइट्स, मतलब ये इतना प्रॉपर नहीं होता, मतलब टाइप 1 जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इतना प्रॉपर नहीं होता। ये क्या करता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को एक रैंडम एंड्स पे काट देता है। मींस हमें जो स्पेसिफिक साइट चाहिए वहां पर वो नहीं काट पाता, उससे शायद 10 बेस पेयर दूर या 1000 बेस पेयर दूर, इतना दूर काटेगा और रैंडमली काटेगा, तो वो हमें हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर कट नहीं मिलेगा। तो टाइप 1 इतना अच्छा नहीं होता। वेयरएज टाइप 1 के पूरा अगर एक बार समरी ले ले तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह भी काम करेगा और मॉडिफिकेशन भी हमें देगा। इसके को फैक्टर्स भी हैं, इसके 3 सब यूनिट्स हैं एंड ये डीएनए को डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे रैंडम लेंथ्स के ऊपर क्लीव करता है। लेट्स मूव टू टाइप 2। टाइप 2 क्या है? देयर आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप 1 से टाइप 2 बहुत ज़्यादा बेटर है और बहुत कॉमनली यूज भी किया जाता है। ये सिर्फ एक सब यूनिट के बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सब यूनिट। दे रिकॉग्निशन साइट आर यूजुअली अनडिवाइडेड एंड पैलिंड्रोमिक एंड 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ। अब इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट की भी बात बता दी गई है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है ये पैलिंड्रोमिक होती हैं, whereas 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ है। मींस ये 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ में ही होगी और इन द सीक्वेंस ऑफ पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट सेम सीक्वेंस के होंगे। दे रिकॉग्नाइज एंड क्लीव डीएनए एट द सेम साइज, मतलब रैंडमली कट नहीं करेंगे, ये उसी साइड पे जाकर उसी डीएनए की उसी सीक्वेंस पे जाकर उसको कट करने वाले हैं। दे डू नॉट यूज एटीपी फॉर देयर एक्टिविटी। हमने टाइप 1 में पढ़ा था कि उसको एटीपी की जरूरत होती है, वेयरएज टाइप 2 को कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ को फैक्टर यूज किया जाता है Mg+2। तो टाइप 2 की पूरी कहानी ये है कि बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसमें सिर्फ वन सब यूनिट है। ये 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्रिएट करता है। इसका जो डीएनए क्लीवेज साइट है वो एकदम प्रॉपर है। ये एटीपी यूज नहीं करता और Mg2+ यूज करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप 3 की तरफ। तो टाइप 3 restriction enzyme recognize two separate non-palindromic sequence that are inversely oriented। मीन्स ये जो restriction enzyme है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जाकर आइडेंटिफाई करता है जो एक दूसरे से उल्टी होती है। इनवर्टली ओरिएंटेड मीन्स एक दूसरे के अपोजिट या बदली हुई। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा है जो क्या करता है, नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जाकर रिकॉग्नाइज करेगा। दे कट अबाउट 20 to 30 बेस पेयर्स आफ्टर द रिकॉग्निशन साइट। मीन्स ये भी इतना अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है उससे 10 से 20 बेस पेयर्स आगे जाके कट लगाता है। इसकी भी एक से ज़्यादा सब यूनिट्स हैं। दे रिक्वायर्ड वही एल्डोमेट एंड एटीपी कोफैक्टर्स फॉर देयर रोल्स इन डीएनए मिथाइलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। मीन्स ये भी डीएनए मिथाइलेशन करेगा, ये भी रिस्ट्रिक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड कोडमेट। ओके, तो लास्ट हमारे पास है द एप्लीकेशन ऑफ एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है कि जीन क्लोनिंग और प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हम इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमें हमारे जीन को एक स्पेसिफिक साइड पे कट करके यूज़ करना है, तभी हमारा जो जीन है वो क्लोन हो पाएगा। वही वेयरएज वो क्लोन होगा तो वो एक जीन के लिए कोड कर पाएगा या एक प्रोटीन के लिए कोड कर पाएगा। Second है the restriction enzyme are used in biotechnology to cut DNA in small strands in order to study fragments length difference among individual. Restriction fragment length polymorphism. सो अभी कह रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। आफ्टर ऑल हम पढ़ रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाता है। वेयरएज हम इसे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, हम स्टडी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया, उसकी लेंथ को हम फ्रेगमेंट्स के रूप में हम उसे स्टडी भी कर सकते हैं।
हम पता लगा सकते हैं कि एक इंडिविजुअल से वो दूसरा इंडिविजुअल कैसे अलग है, उनके फ्रेगमेंट लेंथ में कितना डिफरेंस है, और बहुत सारी चीज़ें भी हम इससे पता लगा सकते हैं. तो each of these methods depends on the use of agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments. Means ये जो सारे मेथड्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करें. मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जरूर बताया था कि हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं. तो हमें हर एक मेथड के लिए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करना होगा फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को देन स्टडी किया जाता है फॉर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर healthcare of humans and welfare also. So this is all from this video. I hope you like the video. Please like and